Hello दोस्तों, welcome to Smart Kira. Let's start another interesting class of SBI Clerk Mains English Master Stroke Batch. तो as you know कि इस Master Stroke Batch का हमारा जो पर्पस है वो ये है कि आने वाले SBI Clerk Mains के एग्ज़ाम के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में पूरे तरीके से तैयार हो जाए और उसमें हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर कर सके हमारे नॉलेज के बेसिस पे, हमारे स्किल के बेसिस पे, राइट। अब ये जो आज का सेशन होगा ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ हम लोग टारगेट करके नहीं कर रहे हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस की इंग्लिश का। ऑब्वियसली जितने भी हमने अभी तक सेशन किए हैं और आगे भी जो करने वाले हैं उन सब में दो हम लोग एसबीआई क्लर्क मेंस को अभी टारगेट करते हुए जा रहे हैं, वो सेशंस आपके हर एक एग्जाम के लिए काम आएगा। ये सेशंस स्पेसिफिकली आई हैव आल्सो इंटीग्रेटेड सम अमाउंट ऑफ थिंग्स सो दैट जिनका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स नहीं हुआ है उनको भी डायरेक्टली ये इमीडिएटली काम आ जाए, राइट। ओके, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए तो आई आए और एसबीआई पीओ प्री जिनका नहीं हुआ उनको भी काम आ जाए। और ऑब्वियसली आगे तो सारे लेक्चर ये रेलेवेंट है, कभी भी आप वापस आके इनको फिर से देख सकते हो अपने क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को आगे लेके जाने के लिए एंड अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। ओके, तो आज का क्लास क्या है? आज का क्लास है एरर डिटेक्शन का। तो एरर डिटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर एक एग्जाम में आता है, हर एक जगह एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। कुछ लोग उसको एरर स्पॉटिंग कहते हैं, कुछ एग्जाम्स इसको एरर डिटेक्शन कहते हैं, बट मोटा मोटा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन? इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन का पर्पस ये है कि वो देखना चाहते हैं कि वेदर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एरर्स इन a sentence or a group of sentence, grammatical errors, errors of words, error of forms, इस तरह के errors. So what does it therefore show? इससे क्या दिखता है? इससे ये दिखता है दोस्तों कि you are able to frame your own correct sentences as well as you will be able to identify errors. तो क्यों मैं क्या कहता हूँ, इस पूरे सीरीज में, इस जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं इसमें मैंने बार बार क्या कहा है कि कोई भी क्वेश्चन रहने का आपके एग्जाम में एक रीजन होता है, वो आपका कोई ना कोई स्किल वो टेस्ट कर रहे हैं जिसको वो डायरेक्ट अपने काम में लगाना चाहते हैं, अपने जॉब में लगाना चाहते हैं। बिकॉज ये सारी तो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है ना, वो चाहते हैं कि आप इतने काबिल बनो या आप इतने काबिल हो कि आप जाते ही कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड कर सको। तो उसी तरीके से इसको देखिएगा कि एरर डिटेक्शन दिखाता है, दर्शाता है कि आपका बेसिक ग्रामर और बेसिक सेंस ऑफ लैंग्वेज सही पॉइंट में है। और बैंकिंग जैसा काम जिसमें आपको बहुत सारे टेक्निकल चीजें करनी होती है, वहां पे एरर की गुंजाइश क्योंकि कम होती है, तो आप सही फिट हो उस रोल के लिए, राइट। ओके, सो ऑब्वियसली यहां पे ग्रामर एंड उसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना सेंस है, और वो सेंस ऑब्वियसली रीडिंग से, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन से धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन हमारे एग्जाम में अगर मान लीजिए वो सेंस हमारे पास 50% है, 60% है, बट हमारे एग्जाम में तो हमें बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो तभी जाके हम कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट सेंस, पूरा नॉलेज के बेसिस के ऊपर जो सेंस आता है उसको छोड़ के भी आर देयर एनी वेज इन विच वी कैन इंश्योर कि हमारा स्कोर अच्छा आए, राइट। तो वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हम जितना अपने नॉलेज को भी बढ़ाने का कोशिश करते रहेंगे, वो तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी है, लेकिन एनी गिवन डे उस नॉलेज का बेस्ट रिजल्ट हमें मिले वो भी तो देखना पड़ेगा ना। वही हम लोग आज करेंगे और उसके लिए मैं आपको एरर डिटेक्शन के 2 स्टेप प्रोसेस भी दिखाऊंगा जिसके थ्रू हम लोग इस चीज को बहुत कंफर्टेबली हम लोग इस चीज को कर सकते हैं और एरर को डिकोड कर सकते हैं या एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो इसमें इस सीरीज का एरर्स के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, क्योंकि पहला क्लास है, सो आई हैव टेकन
a mix of easier and a little challenging questions. तो easier questions मैंने इसलिए भी लिए हैं ताकि आपको समझ में आए किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं. तो थोड़े से प्री और थोड़े से मेंस लेवल को मिक्स करके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप पहले क्लियर हो कि किस तरह से इसको लगाया जाए. उसके बाद अगला जो एरर डिटेक्शन का क्लास इस मास्टर स्ट्रोक सीरीज में मैं लूंगा, उसमें आपको मैं और एक लेवल ऊपर लेके जाके सारे तरह के क्वेश्चंस करूंगा जो कि आते हैं या आ सकते हैं आपके मेंस के एग्जाम में. राइट, क्लियर, ठीक है. तो इसका प्रोसेस क्या रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप. पहले हम लोग जो 2 स्टेप प्रोसेस है एरर को डिटेक्ट करने का वो सीखेंगे. देन वी विल टेक क्वेश्चंस जहां पे आप अगर इसको प्रीमियर में देख रहे हो मेरे साथ ही करते रहो, और अगर आप बाद में देख रहे हो इस लेक्चर को, देन पॉज द लेक्चर ऑन द क्वेश्चन एंड डू द क्वेश्चन योरसेल्फ एंड देन मेरा एक्सप्लेनेशन देखो. देन एट द एंड वी विल सी हाउ मच वी कुड हैव स्कोर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, ऑब्वियसली इसके थ्रू हम ये भी देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस को कब करना है कब छोड़ना है ये आइडिया भी आना जरूरी है. बिकॉज एरर डिटेक्शन में जो सबसे बड़ा कंप्लेंट मुझे मिला है वो ये है कि एक्यूरेसी बहुत ही खराब हो जाती है. और वो इसलिए होता है क्योंकि हम एरर डिटेक्शन में बहुत गेस वर्क यूज करते हैं और उसकी वजह से हमारा एक्यूरेसी गिर जाता है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, स्पीड भी स्लो रहता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है. राइट, बिकॉज हम बार बार पढ़ते हैं. तो ये ना करते हुए हमें किस तरह से कम टाइम में आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन को करना है कि नहीं करना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है, ये भी हमें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा इस सेशन के बाद. ओके, राइट. तो पहले देखते हैं हमारा 2 स्टेप प्रोसेस जिसके बेसिस पे हम हर एक एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द 2 स्टेप चेक मेथड फॉर एरर डिटेक्शन और एरर स्पॉटिंग. स्टेप 1 क्या है, चेक एरर्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, पैरेललिज्म, क्वेश्चन टैग्स एक्सेट्रा. इस तरह के जो एरर्स है उनको आप पहले चेक कर लीजिए. राइट, जैसे मैंने बोला कि हम लोग ग्रामर के सारे रूल्स नहीं करेंगे, जितना आपको पता है उसी के दायरे में रह के आपको 2 स्टेप मेथड लगाना है. और अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं पे आपकी नॉलेज जो है लिमिटेड है, आपको सारा कुछ नहीं आता है, तो लॉजिक को अपना हथियार बना के आप इनके ऊपर फिर 2 स्टेप चेक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. ऑब्वियसली इनके पीछे के जो रूल्स है, नाउन में क्या गलतियां हो सकती है, प्रोनाउन में क्या गलतियां हो सकती है, वो कभी इत्मीनान से हम लोग करेंगे और उसको डिटेल में हम लोग करेंगे. उसके लिए अभी टाइम राइट नहीं है, आगे जाके हम लोग करेंगे. बट जितना भी आपको पता है उसको इस फॉर्म में आप अप्लाई कीजिए. तो कहीं भी सेंटेंस आता है ना आपके पास, कोई भी सेंटेंस आता है, मान लीजिए ये सेंटेंस है, तो उसको एक बार रीड कीजिए, कीपिंग इन माइंड वॉट एवर यू नो अबाउट दीज एरर्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर देयर आर एरर्स ऑफ दिस काइंड इन दैट पार्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको बताया जाता है कि या तो आप एरर फाइंड करो, या तो एरर वाला पार्ट फाइंड करो, या तो नॉन एरर वाला पार्ट फाइंड करो. तो व्हाट वुड कम इंस्टेड ऑफ दिस, ये तो आपको पता होने की वैसे भी जरूरत नहीं है एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन में. एरर करेक्शन वाले में आपको पता होने की जरूरत है, उसको जब हम लोग करेंगे तब मैं बताऊंगा किस तरह से उसको यूज करना है. बट इन एरर डिटेक्शन यू डू नॉट एक्चुअली नीड टू नो कि उसके जगह पे क्या आएगा. वो गलत है, अगर आइडेंटिफाई हो गया तो आपका काम बन गया. तो इसको कीजिए, पढ़िए स्टेप 1 में. राइट, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका आंसर नहीं आया, फिर आप इन तीनों का एरर्स चेक कीजिए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. सो मैक्सिमम आपको 2 रीडिंग्स, कितने रीडिंग्स, 2 रीडिंग्स चाहिए एक सेंटेंस का टू फाइंड आउट द आंसर. अब इन 2 रीडिंग के बाद अगर नहीं आया तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, उसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ. Why am I saying so? There is a very scientific reason for this. See, grammar normally, a lot of people, what do they do? कि ग्रामर की क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाते हैं. दिमाग क्या लगाते हैं, इंस्टिंक्टिव लगाते हैं. 3 बार 4 बार उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं
और पढ़ने के बाद जब देखते हैं कि बहुत सारा टाइम चला गया तो अक्कर बक्कर बम्बे बो खेल के जो मर्जी मार्क करके आ जाते हैं। ऐसा बहुत लोग करते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो वेरी गुड, बट अगर आप करते हो तो बिना शर्म के कमेंट में डालिए, बिकॉज अगली बार आप नहीं करोगे, राइट? क्योंकि ऐसा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते थे, जब उन्होंने रियलाइज किया तभी वो करना बंद किए। क्योंकि कोई भी गलत चीज करना बंद करने के लिए उसको रियलाइज करना जरूरी है। तो ये इस तरह से करते हैं। तो दैट डजंट मीन दैट ही इज सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, राइट? वो बच्चा क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है? नहीं, वो सॉल्व करने की एक मेंटल सेटिस्फैक्शन ले रहा है जस्ट बाय डूइंग गेस वर्क। पर ये तो डेंजरस है ना दोस्त, एग्जाम में ये नहीं करना है ना, राइट? सो देयरफॉर इन 2 रीडिंग के बाद अगर आपको नहीं आया समझ में कि आपका एरर कहां पे है या आपका करेक्ट वाला पार्ट कौन सा है, तो वो नहीं आने वाला, देन यू विल एट द एंड ऑफ द डे बी डूइंग दिस अक्कर बक्कर बम्बे बो, विच यू शुडंट बी डूइंग इन एन एग्जाम लाइक दिस, इन सच एन इंपॉर्टेंट एग्जाम, राइट? सो व्हाट डिड आई डू? वो 3-4 रीडिंग को मैंने 2 रीडिंग में डाल दिया और एक प्रोसेस दे दिया आपको, जिसके थ्रू आप अप्रोच करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपसे नहीं बनता है तो आपको पता है कब छोड़ना है उसको। देखो कितना सारा चीज आपकी क्लियर हो जाती है अगर आप स्टेप 2 मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन को यूज करते हो। क्लियर है? नाउ आर यू गेटिंग द ब्यूटी ऑफ इट? ऐसा कोई ऑर्गेनाइज तरीका लोगों के पास नहीं होता है, इसीलिए वो एरर डिटेक्शन में इतना टाइम वेस्ट करता है और उसके बाद भी जाके गलत करता है। अब आप बोल सकते हो कि सर ये तो समझ में आ गया कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, बट इसमें गलत कम होगा, ये कैसे पता? इसमें गलत इसलिए कम होगा बिकॉज यू आर नाउ कंपार्टमेंटलाइजिंग समझते हो? हमारा दिमाग ना सब कुछ एक साथ याद नहीं रह सकता। अगर ग्रामर के 30, 40, 50 रूल है, उनको एक साथ नहीं याद रख सकता, लेकिन उसको बांट बांट के अलग अलग करके याद रख सकता है। एंड दैट इज व्हाट वी डिड व्हेन वी कंपार्टमेंटलाइज्ड आवर एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, एंड दैट्स व्हाई योर एक्यूरेसी वुड बी बेटर देन व्हाट इट वॉज। ऑब्वियसली उसमें आपका बेस नॉलेज और आपकी इंग्लिश की जो एप्टीट्यूड है वो अगर आपका लिमिटेड है तो आपको लिमिटेड रिजल्ट मिलेगा, वो अगर हाई है तो आपको हाई रिजल्ट मिलेगा, राइट? वो तो है ही है, नॉलेज का फायदा तो आपको मिलता ही है, प्रैक्टिस का फायदा तो आपको मिलता ही है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है जब आप इस तरह से लगाते हो तो। और इसको हम अगले कुछ क्वेश्चंस में भी यूज करके देख लेते हैं, एंड लेट्स सी कि उससे हमारा जो है एक्यूरेसी बढ़ती है कि नहीं है बढ़ती है, राइट? पहला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए दोनों स्टेप को यहां पे लिख के रखा है। पहले आप लेक्चर को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को जिस तरह से मैंने बोला है वो करने की कोशिश कीजिए। पहले वाले में जब मैं दिखाऊंगा आपको क्लैरिटी आ जाएगा किस तरह से लगाना है, राइट? बट अब कोशिश तो कीजिए। डन? अब पहले मैं स्टेप 1 वाला चेकिंग करूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही 2 स्टेप से आगे भी जाके करना है। जब प्रैक्टिस बन जाएगा तब आप एक साथ ये सारा कुछ कर सकते हो, राइट? जैसे मेरा काफी बार मेरा स्टेप 1 चेक करते करते स्टेप 2 का भी बहुत सारा कुछ चेक हो जाता है और एक ही बार रीडिंग में हो जाता है। लेकिन अगर आपको सीखना है और अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है स्पीड और एक्यूरेसी को, तो 2 स्टेप में करना is better for beginners, right? Okay, now there was reserved seats in। अब इसमें करना क्या है पहले तो ये पढ़ लेते। read the sentence to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it, mark that part that does not contain an error। तो हमें वो वाला पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें एरर नहीं है, तो जो भी एरर वाला पार्ट निकलता जाएगा उसको हटाते जाएंगे। if there is no error, mark it। there was reserved seats। अब यहां पे seats है, राइट? तो नाउन प्रोनाउन वर्ब मैंने चेक करने बोला, यहां पे नाउन है सीट्स विच इज प्लूरल, तो वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बोलता है कि वर्ब होना चाहिए प्लूरल। तो वर्ब वाले चेक और नाउन वाले चेक में ही फंस गया कि इसमें तो एरर है भाई, राइट? इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रन बाय, इसमें फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है, रख देते हैं द सेंटर एज वेल स्टेट। अब यहां पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, जो भी
दो ये आपके स्टेप 1 में शायद ना दिख रहा हो, मुझे दिख गया था कि यहां पे एज वेल एज आएगा, बिकॉज दिस इज अ कंजंक्शन काइंड ऑफ एरर, तो एज वेल एज आएगा। बट अगर आपको नहीं दिखा है तो आगे बढ़िए। स्टेट स्पेसिफिक कोटाज बाय दोज रन बाय द स्टेट्स। अब यहां पे एक चीज देखिए, देयर वाज रिजर्व सीट्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रन बाय सेंटर, मतलब सेंटर जो रन कर रहे हैं मेडिकल इंस्टीट्यूशंस उसमें रिजर्व सीट्स था, और बोलना चाहते कि स्टेट स्पेसिफिक कोटाज उनमें था जो स्टेट चला रहे थे। बट देन ये रन बाय द सेंटर, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रन बाय द सेंटर और रन बाय द स्टेट्स, यही तो पैरेलल हो गया ना, ये जो पैरेललिज्म की बात कर रहा हूं। तो बाई दोज कहां से आ जाएगा? दोज यहां पे अगर प्रोनाउन देखेंगे, दिस प्रोनाउन इज मिसप्लेस्ड, दिस हैज नो यूज, यहां पे ये प्रोनाउन का कोई भी यूज नहीं है, प्रोनाउन चेक में फंस रहा है, ये स्टेप 1 में ही फंस गया। तो कोटाज बाई दोज रन बाई द स्टेट्स, कौन सा कोटाज ही तो रन बाई द स्टेट्स है, बाई दोज कौन हो गया यहां पे? ऐसा बाई दोज कोई है ही नहीं, जब समझ रहे हो, राइट? तो देयरफॉर ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पहले वाले चेक में आपने ए और डी को एलिमिनेट कर दिया, बी और सी रह गया। बी और सी में आप ये वाला चेक लगा दो। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रन बाय प्रीपोजिशन ठीक लग रहा है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रन बाय एडजेक्टिव एडवर्ब है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। द सेंटर एज वेल, स्टेट स्पेसिफिक एज वेल एज आएगा, अब तो दिख ही जाएगा। अगर आपने पिछले बार मिस भी कर दिया है अब तो दिख ही जाएगा। अब समझ में आया क्यों मैंने बोला था कि करते करते आपको एक ही बार में दिख जाएगा। अब इसमें भी हमें एरर दिख गया, तो रह दे के बचा सिर्फ ये भाई साहब, तो यही होगा आंसर। क्लियर, राइट? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बी पार्ट को रेफर किया गया है। क्लियर? अब समझ में आया इसको कैसे करना है? अब नेक्स्ट वाले में खुद करो। डन। नाउ वही चीज करेंगे, द गवर्नमेंट सिंगुलर होप टू ब्रिंग। अब यहां पे एक चीज बताओ, पहले ही चेक में नाउन प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन वर्ब में मुझे दिख गया कि ये जो है होप्स होना चाहिए, होप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए ना, अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो भाई ये पार्ट तो गलत है ही है। इन फ्रेश चेंजेस टू 1961, अब यहां पे इफ वी लुक एट इन फ्रेश चेंजेस टू 1961, अभी तक तो रख देते हैं, राइट? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी लॉ इन मॉनसून सेशन। अब देखो यहां पे सारा नाउन ही है, तो इसमें वी नीड टू ओनली चेक नाउन्स ऑब्वियसली। तो लॉ इन मॉनसून सेशन, इसमें पर्टिकुलर कोई मॉनसून सेशन की ही बात होगी। कोई अगर गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर लॉ को पर्टिकुलर सेशन में चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो पर्टिकुलर सेशन होगा, तो पर्टिकुलर होगा, तो यहां पे द मॉनसून सेशन आना चाहिए। आर्टिकल मिसिंग है, आर्टिकल का चेक किस में आता है? नाउन में आता है, राइट? जैसे मैंने बोला कि जब हम लोग डिटेल में करेंगे वो दिखाएंगे, बट आर्टिकल का चेक याद रखिए नाउन में आ जाता है, तो आर्टिकल यहां पे आ गया, तो ये भी गलत है। अब बचा बी और सी। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि एक पर्टिकुलर लॉ को चेंज करने की बात हो रही है पर्टिकुलर सेशन में, तो अगर पर्टिकुलर सेशन के लिए द मॉनसून सेशन आएगा तो पर्टिकुलर लॉ के लिए भी तो द आएगा, बट वो द लगेगा कहां पे? वो द लगेगा लॉ का रेफरेंस आने से पहले। लॉ का रेफरेंस स्टार्ट कहां पे हो रहा है? लॉ का रेफरेंस स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, 1961 डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो यहां पे लगेगा द, टू द 1961, for the 1983 World Cup, to the 1961 Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, इस तरह से ही हम लोग लिखते हैं, तो वो द मिसिंग है, तो बी भी गलत है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसमें गलत होने का कुछ चांस ही नहीं है, सब तो नाउन है। अब नाउन का अगर उन लोगों ने नाउन ही गलत लिखा है, उस पर्टिकुलर लॉ का नाम ही गलत लिखा है, वो तो हमें पता होने का चांस है नहीं, स्कोप नहीं है, और वो ग्रामर का एरर है भी नहीं, तो इसलिए देयर इज नो डाउट कि इसमें कोई एरर है नहीं, और इसीलिए हम लोग मार्क करेंगे सी। अब ये तो हो गया अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तब। अगर नहीं भी समझ में आ गया, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के स्मार्टली खेल सकते थे। कैसे खेल सकते थे? इसमें सिर्फ यही वाला पार्ट था दोस्त, यही वाला पार्ट था जिसमें कोई चेंज की गुंजाइश ही नहीं है। भले ही आपको बाकी सारे पार्ट समझ में ही नहीं आए, तो भी इस वाले पार्ट में एक आध तो समझ में आ जाता। ए में पार्ट आपको समझ में आ ही जाता कि एरर है,
मान लीजिए ये बी और डी के एरर आपको क्लिक नहीं किया, आपको ये तो पता है कि नो एरर नहीं होगा क्योंकि एक में तो एरर है, तो उस टाइम पे लॉजिक क्या लगाते? लॉजिक ये लगाते कि दोस्त यहां पे कौन सा पार्ट है जिसमें एरर हो ही नहीं सकता, वो है जहां पे सिर्फ नाम यूज किया गया है कोई पर्टिकुलर स्कीम का, उसमें क्या एरर होगा, राइट? तो उस लॉजिक से भी आप सी को सेफली मार्क करके आगे बढ़ सकते थे। समझ आ रहा है? Whenever you are sitting in an exam, my dear friend, आपका ये टॉप फ्लोर जो है हमेशा हाइपर एक्टिव होना चाहिए, इस तरह से नहीं तो उस तरह से। अरे हम है ही देश जुगाड़ वाले, तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे बिना जुगाड़ के बैठेंगे? उसमें तो वैसे ही चाहिए होता है जुगाड़। समझ रहे हो बात, राइट? एंड यू हैव एन अमेजिंग टॉप फ्लोर, अमेजिंग ब्रेन, उसको यूज कीजिए। रूल्स में दबे मत रहिए, इसीलिए मैं बोलता हूं कि रूल्स पढ़ना ग्रामर का नेसेसरी है, बट वो सफिशिएंट नहीं है। वो पढ़ने के से तो आपका काम चालू होता है, आपका काम एक्चुअली होता है उस पर दिमाग लगाने से। और कभी कभी दिमाग लगाने से यह भी होता है कि बिना रूल जाने हुए भी आप आंसर पे अराइव कर सकते हो, क्योंकि बाकी और कुछ आंसर हो ही नहीं सकता, जैसे कि इस केस में। क्लियर, राइट? चलिए नेक्स्ट ये वाला कीजिए इसी तरह से पहले आप। डन। यंग चिल्ड्रेन अपोस्ट्रोफी एस। अब अगर यहां पे एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो पॉजिटिव केस क्यों यूज करेंगे? यहां पे एज ए डायरेक्ट सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, तो ये तो दोस्त गलत है, चिल्ड्रेन होना चाहिए, तो ये पार्ट में गलत है। एट द लीस्ट रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम कोविड-19, बट अब इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे अभी तक फिलहाल मुझे नहीं दिखा, बाद में देखेंगे कि इसमें क्या है। आर केपेबल ऑफ बीन इन्फेक्शन कैरियर्स। अब यहां पे देखिए, यहां पे वर्ब खराब है, गलत मॉडल यूज हुआ है। क्या बोल रहे हैं? यंग चिल्ड्रन आर एट लीस्ट रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम कोविड-19 बट आर केपेबल ऑफ इन्फेक्शन कैरियर्स। तो वो खुद इन्फेक्शन कैरियर्स होते हैं ना, तो बीन क्यों यूज होगा? ये द राइट वर्ड इज बीइंग, नॉट बीन। बेसिक ग्रामर है ये, राइट? तो ये तो गलत है ही है गया। एंड पुटिंग, अब देखिए क्योंकि यहां पे बीइंग है और पुटिंग है, पैरेलल स्ट्रक्चर जो है मोर और लेस ठीक लग रहा है। ओल्डर केयर गिवर्स इन रिस्क। अब आपका चेक 1 खत्म हो गया, स्टेप 1 खत्म हो गया, आपका ये गलत आ गया, ये गलत आ गया। अब इन दोनों पे देखते हैं, एरर्स ऑफ एडजेक्टिव, प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन। एंड पुटिंग ओल्डर केयर गिवर्स एट रिस्क होना चाहिए, इन रिस्क नहीं होना चाहिए, राइट? तो यहां पे गलत प्रपोजिशन यूज हुआ है, तो ये भी गलत है, तो सिर्फ ये बचता है, इसमें मुझे मिला भी नहीं था, तो यही सही होगा। हेंस डी ऑप्शन, जिसमें बी मार्क को पार्ट को मार्क किया गया है। क्लियर, राइट? Are you getting the way that I am approaching the question? It has to be some method that will help you do these questions, na? Next, the government implemented a policy to reducing, अच्छा इसमें मुझे कुछ दिखा क्या? अच्छा पहले आप लोग कर लीजिए। डन। द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड अ पॉलिसी, इसमें कुछ दिखा, गवर्नमेंट है, इंप्लीमेंटेड है, पास्ट टेंस में है, कुछ दिक्कत नहीं है, ए पॉलिसी, ओके। टू रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन एंड स्टिमुलेट। अब अगर ये रिड्यूसिंग होगा, ये स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, और नहीं तो ये रिड्यूस होना चाहिए, तो ये तो गलत है, सीधी बात है। पैरेललिज्म एरर है, पैरेललिज्म एरर, पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेललिज्म एरर कौन से होते हैं? जैसे ही लव्स रनिंग, राइटिंग एंड टू कुक फूड। अब यहां पे टू कुक पैरेलल नहीं है ना, 3 एक ही तरह की चीज सेंटेंस में एक ही फॉर्म में रहेगा। रनिंग, कुक और राइटिंग और कुकिंग होना चाहिए, राइट? ओके, नहीं तो सब टू बी फॉर्म में होना चाहिए, तो वही चीज होता है पैरेललिज्म एरर। अगेन डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट आइडिया आप लोगों को है मोस्ट प्रोबेबली, तो वो एरर है। द इकोनॉमी विच हैव प्रोवेन। अब यहां पे विच किसको रेफर करता है? विच इज अ प्रोनाउन दैट इज रेफरिंग टू इकोनॉमी। इकोनॉमी इज सिंगुलर, और ऑब्वियसली देयरफॉर सिंगुलर वर्ब शुड कम हैज प्रोवेन, तो देयरफॉर ये भी गलत है। Proven to have positive impacts in various sectors over the last few months. अब यहां पे देखो डायरेक्ट नाउन का एरर, और कुछ है कि नहीं है ये तो पता ही है ना। फ्यू अगर होगा तो मंथ्स आएगा, मंथ तो नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत है। तो तीनों गलत हमारे निकल गए, नो एरर हो ही नहीं सकता है,
तीनों गलत निकल गए, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है ए सही है, मार्क करो और छुट्टी पाओ। राइट, गॉट इट? हाउ डू यू अप्रोच? ठीक, अब ये हमारे सिंगल सेंटेंसेस वाले जो हैं उसका टेक्निक मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मल्टीपल सेंटेंसेस, उस पे लगाइए ये। डन। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग देन प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब देखो ये छोटे से सेंटेंस है, इसमें आप दोनों चेक एक साथ लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहे तो मत लगाओ, बट यहां पे आपको कुछ नाउन प्रोनाउन वर्ब का तो कुछ प्रॉब्लम दिखा नहीं। बट जैसे ही मैं कंपैरिजन करता हूं तो एडजेक्टिव वाला में आपको पता है कि जब मैं कंपैरिजन करता हूं कि मोर इंटेलिजेंट देन आता है, देन नहीं आता है, तो ये जो है ये तो गलत होगा, THAN होना चाहिए, तो ये गलत है। अब यहां पे करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन। तो मुझे गलत एक मिल गया तो मैं ऑप्शन में चला जाऊंगा, मेरा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और बाकी देखते हैं। अब देखिए 1 और 2 भी हो सकता है, 1, 2 और 3 भी हो सकता है, तो दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैं ऑप्शन जाके देख लिया, अगर बच जाता काम तो अच्छा होता। शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम, अब ये तो बहुत ही क्लियर है ना कि अलॉट मतलब होता है कोई चीज को असाइन करना, और यहां पे अलॉट, ये तो एकदम क्लियर नाउन का एरर है कि वर्ड ही गलत यूज किया गया है। राइट, तो ये तो गलत है ही है, तो हमारे पास या तो ये होएगा या तो ये होएगा, ये भी गया। शी रन्स फास्टर देन हर ब्रदर, देखो देन हर ब्रदर यहां तक ठीक है। हु प्रेफर्स साइकिलिंग, अब यहां पे अगर आपने देखा शी रन्स फास्टर, कोई दिक्कत नहीं दिखा कोई भी चेक पे, देन हर ब्रदर। हु रेफर्स टू ब्रदर, प्रेफर्स क्योंकि सिंगुलर है, प्रेफर्स साइकिलिंग, इसमें मुझे कुछ भी एरर नहीं दिख रहा है, इसीलिए आई विल मार्क 1 और 2। राइट, अब ये देखने में इवन इफ इट समटाइम्स लुक बिग, जब करोगे तब नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते ही नहीं है, सारे एरर्स के टाइप होते ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आप सातों के साथ चेक नहीं करोगे, जो है उतना ही चेक करोगे। जैसे यहां पे आप सिर्फ नाउन प्रोनाउन और वर्ब का चेक करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एडजेक्टिव का चेक करते हैं यहां पे, और कुछ है ही था ही नहीं आपके पास चेक करने का यहां पे। गॉट माय पॉइंट? राइट, तो उसी से आपको पता चल जाता। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसको। डन। अब वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बिफोर द डेडलाइन। वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, वी हैव जा रहा है ठीक, अ लॉट ऑफ वर्क भी ठीक ही लग रहा है, टू डू बिफोर द डेडलाइन फिलहाल तो ठीक लग रहा है मुझे, ना नाउन प्रोनाउन वर्ब में कोई प्रॉब्लम लग रहा है, ना एडजेक्टिव और ना प्रपोजिशन में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है। राइट, और कुछ है नहीं इसमें, तो हमें कुछ दिखना ही नहीं है। द मैनेजर डिसाइडेड टू अलॉट टू मच, यहां पे देखो अलॉट हैज बीन यूज्ड करेक्टली बिकॉज असाइन कर रहे हैं टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द न्यू हायर। अब यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो मच कैसे होगा, यहां पे तो मेनी होगा ना। राइट, सो दिस इज व्हाट द एरर इज, तो फॉर टू वाला, ओहो 2 वाला सिर्फ ये है, 1 गलत नहीं है, 2 वाला सिर्फ ये है, तो आंसर तो भाई सिर्फ डी ही होना चाहिए, और वही है। अब आगे जाके इसको चेक कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है, बट स्टिल अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है ग्रामर में, चेक कर लो। फर्स्ट कंप्लीट योर होमवर्क, देन, यहां पे देन थोड़ी ना आएगा, देन यू कैन वॉच टेलीविजन। अब आप बोलोगे कि सर लेकिन आपने तो स्टेप 1 किया ही नहीं, बट जरूरत कहां है, यहां पे तो क्लियर है। ये मेथड मैंने तब दिया है जब आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है कुछ गलत, बहुत ही ग्लेयरिंगली आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं गलत हूं, फिर भी थोड़ी ना आप ये करोगे, उससे तो टाइम खराब होगा। रूल्स आर देयर टू मेक आवर लाइफ इजी, रूल्स आर नॉट देयर टू बिकम स्लेव ऑफ देम। रिमेंबर दिस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली इन योर लाइफ। योर लाइफ वुड बी much better than what you are living now, right? It would be much simpler also. ठीक है, तो रूल को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, रूल्स को रखो अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए। और अगर कभी कभी बिना रूल के भी इजी बन जाता है तो ऑब्वियसली हम बिना रूल के इजी बनाएंगे उस टाइम पे, उस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट आपको डिटरमाइन करने की बुद्धि और विजडम आनी चाहिए, और वही प्रैक्टिस से आता है, वही कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझने में आता है। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं उस तरह से आपका वो आ जाएगा, लेकिन उसको लगाना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे,
इसको पहले आप कीजिए। डन। द एंगेजिंग सीरीज ऑफ लेक्चर्स स्टार्ट नेक्स्ट वीक, ऑफरिंग इनवैल्यूएबल इनसाइट्स। अब क्या यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सीरीज है, राइट? तो सीरीज तो सिंगुलर है, तो यहां पे प्लूरल वर्ब क्यों आएगा? नहीं आएगा। स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक होगा। देखो लेक्चर्स यहां पे सब्जेक्ट है नहीं, ये तो क्लासिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम है। लेक्चर्स यहां पे सब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एंगेजिंग सीरीज ऑफ लेक्चर्स में एंगेजिंग सीरीज है हमारा सब्जेक्ट, तो सीरीज सिंगुलर है तो हमारा स्टार्ट्स होगा, राइट? तो ये गलत है, ये गलत है, तो हमारा ये गलत हो गया। ओ, हमें तो गलत ही ना है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, और ऑब्वियसली ये भी हो सकता है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर, रिफ्लेक्टिंग अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव, अगेन नंबर तो सिंगुलर है ना, तो हैज इंक्रीज्ड होगा। बहुत ही डायरेक्ट, देखो स्टेप 1 में ही चेक 1 में ही पता चल जाएगा, आपको स्टेप 2 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द रीसेंट सर्वेस। अच्छा, यहां पे एक चीज हम लोग कर लेते हैं कि या तो 1 2 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ऑल आर एनोनिमस। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द रीसेंट सर्वेस, डेटा है, सिंगुलर है, बट यहां पे पास्ट में है, फर्क नहीं पड़ता। क्लियरली इंडिकेट्स, सो यहां पे भी ठीक ही लग रहा है। अ सिग्निफिकेंट एंड नोट वर्दी ट्रेंड, सो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी एरर इन 3। देखिए नाउन प्रोनाउन वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब एग्री कर रहा है। अच्छा, यहां पे एक चीज आप लोगों को डाउट हो सकता है कि डेटा अर्लियर वॉज यूज टू बी treated only as plural and datum as singular, but that is archaic use। मतलब वो करीब 20-25 साल पहले ही एक बार कैम्ब्रिज ने अपने डिक्शनरी में, और फिर बैठ के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने डिसाइड कर लिया था कि डेटा को अभी से हम लोग सिर्फ प्लूरल नहीं ट्रीट करेंगे, सिंगुलर भी ट्रीट करेंगे। सो अभी डेटा इज नॉट कंसिडर्ड एज ओनली प्लूरल, राइट? तो अगर ये डाउट है तो ये इसको निकाल दीजिए। तो डेटा इंडिकेट्स आ सकता है। सिग्निफिकेंट, और कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। एडजेक्टिव एडवर्ब भी ठीक है, एडजेक्टिव सिग्निफिकेंट नोटवर्दी पैरेलल भी है, ट्रेंड है, राइट? सो स्टेप 1 भी कर लिया, स्टेप 2 भी कर लिया, मुझे 3 में कोई एरर नहीं दिखा, एंड हेंस आई वुड गो ऑन विथ B1 and 2, राइट? ओके, ठीक है। सो दीज वेर योर क्वेश्चंस एंड दीज वेर योर आंसर्स। नाउ and tell me one thing, were all of them not doable? No, but were all of them doable? Might be not, right? So we did around 7 questions, right? We did around 7 questions, and if I agree that you might not have been able to do all of these questions inside the exam, but tell me, my friend, 5 questions you could have got correct of these 7 or not? आपको इन 7 में से 5 क्वेश्चंस तो करने लायक दिखे कि नहीं, राइट? अब वो 5 क्वेश्चन में मान लीजिए आपको 7 क्वेश्चन में आपने टाइम लगाया, अगर इस फॉर्म में इस तरीके से आपने लगाया होता, मुझे हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में 2 मिनट लगा, आपको लगाने में 30 से 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता, राइट? 30 से 40 सेकंड एक एक क्वेश्चन में, 30 सेकंड मान लेते हैं, तो 7 क्वेश्चन आपके 30 सेकेंड वुड बी अराउंड 3.5, चलिए मैं मान लेता हूं 4 मिनट्स मैक्सिमम 4 मिनट्स, और उसमें आपके 5 मार्क्स आ जाते हैं, राइट? ओके, सो एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग, जो कि लोगों के टाइम को खा जाती है और एक्यूरेसी को नीचे लेके आ जाती है, विथ ए लॉजिकल अप्रोच एंड अ स्मार्ट प्रोसेस वी कैन इंश्योर दैट वो हमें नुकसान ना करे, राइट? वो हमें अमेजिंग फायदा देगा, आरसी की तरह या क्लोज टेस्ट की तरह या आपके फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, मे बी नॉट पॉसिबल, बट वो आपको इतना नुकसान भी नहीं करेगा कि आपका पेपर ही बिगड़ जाए, राइट? अब इसमें 7 क्वेश्चन थे, 5 नंबर आपके आ सकते थे, चलिए मान लीजिए 4 नंबर आ सकते थे, लेकिन आप तो फिर उस टाइम पे आप टाइम भी तो बर्बाद नहीं करते ना, बिकॉज आपके पास प्रोसेस है, आप टाइम भी नहीं बर्बाद करते, राइट? ओके, तो देखा
कितने easily you can also use your grammar knowledge plus your logic, दोनों को एक साथ मिला के you can score much better than what you are doing currently. ठीक है ना, राइट? तो अब हमें ये देखना है कि इसके बेसिस पे हम लोग आगे जाके और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे करेंगे. ऑब्वियसली उसको करेंगे, उसको प्रैक्टिस भी करेंगे. लेकिन अगर आपका अभी और कोई एग्जाम नहीं है, अगला मेंस एग्जाम ही मेन एग्जाम है, तो आप इसके टॉपिक टेस्ट लगाना चालू कर दो एरर डिटेक्शन के. और उन टॉपिक टेस्ट से आपको बहुत सारे टॉपिक टेस्ट ऑलरेडी मिला हुआ है प्लेटफॉर्म में स्मार्ट किरा के. तो उन टॉपिक टेस्ट से यू स्टार्ट अप्लाइंग दिस बाय योरसेल्फ. तो उसमें जो इश्यूज आएंगे, उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे, वो आप शेयर करो अगले क्लास में, जो वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीक, राइट? और अगला जो मास्टर स्ट्रोक का बैच का क्लास होगा, दैट वुड बी ऑन मंडे, राइट? कल जैसे कि आप सबको पता ही है होली है. सो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली. आप बहुत एंजॉय कीजिए होली को. एंड देन मंडे को विदाउट फेल 6:30 PM आ जाइए, हम लोग लाइव मिलेंगे अगेन एंड वी विल डिस्कस another new topic or another interesting topic. ठीक है, right? So Monday would be 17th of March. We meet in our next class. जैसे ही उस क्लास का आ जाता है आपके पास हमारे स्मार्ट किरा के प्लेटफॉर्म में यूट्यूब चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन ऑन करके रख देना ताकि आपका मिस ना हो जाए, राइट? अब जाइए, होली को एंजॉय कीजिए और विथ रिन्यूड एनर्जी आइए पढ़ाई लिखाई में अगले हफ्ते से. एंड देन लेट्स क्रैक दिस ईयर योर ड्रीम जॉब एग्जाम एंड गेट दैट ड्रीम जॉब फॉर यू, राइट? ठीक है, विद दिस I will end today. Thank you very much. All the best and happy Holi. Bye-bye.